हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वो है ही इतना पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल पढ़ लिया था, है ना, स्टीरियो भी पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को। बच्चों, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर IIT जेईई, और आप आ चुके हो अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ अनअकैडमी जीत, जहां पे हम सभी एजुकेटर्स ने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपको इस प्रतिज्ञा सीरीज के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस हाई लेवल तक हम लोग इसको करवाने वाले हैं। तो यार आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। बच्चों, होता क्या है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स समझेंगे। पहले तो हमारे पास लेट्स से हमारे पास में एक मॉलिक्यूल बना दिया, किसका मैंने मॉलिक्यूल बोल दिया, इथेन का। इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है मैम? इथेन होता है कुछ इस तरीके से। मैं सारे बॉन्ड्स खोल के लिख रही हूं ताकि आपको ये रोटेशन हम दिखा सके। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गई है इथेन की, राइट बच्चों, ये बन गया इथेन। अब बताओ, इथेन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। चमका। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में क्या हो सकती है? फ्री रोटेशन हो सकती है। सिंगल बॉन्ड जो होता है बच्चे, हमेशा याद रखना कि मान लो मेरे पास एक बॉल यहाँ पे थी, एक बॉल यहाँ पर थी, और बीच में मैंने कोई स्टिक से उसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये घूम रहा है, ये बॉन्ड क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे ही ये घूम रहा है, आपको दिख रहा है मेरे लिम्स जो थे वो ऐसे थे। मान लो जब बॉन्ड घूमा तो लिम्स कैसे एक दूसरे से ऑपोजिट चले गए, ऐसे करके ऑपोजिट चले गए। मतलब आप ये समझ के देखो कि एक स्टिक से, यानी कि ये मान के चलो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन, तो मेरे हैंड्स क्या है, मेरे यहाँ पे ये जो पाल्म है ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कार्बन्स को। तो जैसे ही ये बॉन्ड घूमता है तो बॉन्ड घूमने से उसके साथ जो ग्रुप्स एटम्स अटैच होते हैं वो भी रोटेट करते हैं। कैसे? अब जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, नेबरिंग एटम्स, ये क्या करेंगे? एक साइड रहेंगे। आप घुमा रहे हो तो दूसरे के एटम्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब ये चीज कैसे समझ आएगी? इसको समझने के लिए जो मैंने आपको प्रोजेक्शंस का एक वीडियो कवर किया था, पहले तो सभी मेरे को ये बताओ, अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखना कि आपने इससे पहले कितने सेशंस कंप्लीट कर लिए जीओसी के। बच्चे, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हो मैम ऑर्गेनिक हमें डरावनी लगती है, ऑर्गेनिक हमें नहीं पसंद है, ऑर्गेनिक में हमें फियर फोबिया है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है, तभी आपको फियर वो खत्म होगा, क्योंकि बेसिक्स है बच्चे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हम ना इसका न्यूमैन बनाते हैं, फिर समझेंगे इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म करते हैं इसका। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इथेन की न्यूमैन की, इथेन की न्यूमैन की। न्यूमैन बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको 100 हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी बच्चों इथेन इस तरीके से था, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रहे हाइड्रोजन्स, करेक्ट? चमका। अगर मैंने इसका 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन किया, कौन सा? 100 हर्ट्ज वाला रिप्रेजेंटेशन, हाँ वो घोड़े वाला है ना, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन बच्चे मेरे पास इस तरीके से रहता है। ये कैसे? इस तरीके से एक मैंने ये फॉर्म बनाया, और दूसरा फॉर्म मैंने कैसे बना दिया? एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई। एक बार दोनों को सीधा कर दिया और एक बार एक को सीधा और एक को उल्टा। इसके एटम्स रिप्रेजेंट करें, एटम्स रिप्रेजेंट करें बच्चे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन, है ना? ये मैंने क्या दिखाया? इथेन का एक रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा दूसरा रिप्रेजेंटेशन। नाम लिखेंगे साथ साथ बच्चे। ये वाले में आगे वाला और पीछे वाला एक दूसरे को कवर कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलेंगे? एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे, जिसमें एक दूसरे को कवर किया जा रहा है, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे इसको। और दूसरा वाला ये वाला कौन है? ये स्टैगर्ड है, यानी कि एक सीधा और एक उल्टे वाले को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलेंगे इसकी हम, ठीक है? अब बात ये कर रहे हैं मैम, अगर मेरे को इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना हो, अगर मुझे इसे न्यूमैन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो मैम ने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्लिप्स्ड में। अगर इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? चलो उसको भी देख लेते हैं। ये रहा इसका 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना जा रहे हैं? हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको न्यूमैन के अंदर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है बच्चों, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। न्यूमैन के अंदर मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर कवर कराया था, प्रोजेक्शंस वाला, अगर वो नहीं देखा तो एक बार देख लेना। यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कार्बन को हमने सामने से देखा यहाँ से, तो मुझे ये कार्बन दिखाई दिया ऐसा, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3, ऐसे वाई बना दिया, है ना, वाई बन गया।
ये पहले वाला कार्बन है। उसके बाद ये वाला कार्बन कौन सा हो गया बच्चे, पीछे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कैसा हो गया, ये पीछे वाला कार्बन हो गया। कैसे दिखाएंगे, बड़ा सर्कल दिखाएंगे पीछे वाले कार्बन को, क्योंकि दिखना तो चाहिए ना, नहीं तो छुप जाएगा, इसीलिए इसको बड़ा सर्कल बना के दिखाया। क्या बनाएंगे, ये भी वाई ही है, ये भी क्या है बच्चे, ये भी वाई है, तो यहाँ पे H H और ये H, ये क्या बन गया, एक्लिप्स्ड फॉर्म ही है। ये क्या है बच्चे, एक्लिप्स्ड फॉर्म ही है, मतलब आगे वाले एटम के जो नेबरिंग ग्रुप्स थे उन्होंने पीछे वालों को कवर किया। मतलब ये वाई बना हुआ है ना, ये वाई बना हुआ है, पीछे वाले के भी वाई, मतलब टेट्राहेड्रल होता है ना, ये वाई बना हुआ है, ये वाई है, आगे वाला और पीछे वाला वाई, ऐसे करके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे करके कवर कर रहे हैं। समझे, इस तरीके से आप सामने से देखोगे, साइड में ऐसा होता है, सामने से ऐसा होगा, साइड में से ऐसा होगा, सामने से ऐसा होगा, यानी एक दूसरे को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ढक दिया, चमका। इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम न्यूमैन फॉर्म। अगर स्टैगर्ड की बात करेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं इसकी, तो आगे वाला एटम ये रहा डॉट से, ये रहा इसके पास वाई, वाई में H और बच्चे H, और पीछे वाला क्या है ऐसे, जिसमें क्या है उल्टा, सब कुछ उल्टा बना दो ऐसे, ये बन गया इसका कौन, स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। बताओ कितना सिंपल था, है ना। एक सीधा वाई, ये सीधा वाई है, और ये क्या उल्टा वाई है, ये उल्टा वाई बन गया। तो ये हमारी क्या है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म है। क्या बच्चों सभी को क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट चमका, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर डाउट आ रहा है तो बच्चे अभी पूछ सकते हो, ठीक है। ये बन गई हमारी एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। मैम दोनों में से स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, मैम को बता रहे हो या पूछ रहे हो? ठीक है, तो बच्चों देखो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में एक्लिप्स्ड फॉर्म जो होती है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, सामने वाले के एटम पीछे वाले को कवर कर रहे हैं, तो कुछ तरीके के रिपल्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इंटरैक्शंस की बात करेंगे, इंटरैक्शंस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रिपल्शंस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों एक रिपल्शन को बोलते हैं टॉरिजनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉरिजनल स्ट्रेन, टॉरिजनल स्ट्रेन, ठीक है। क्या होता है टॉरिजनल स्ट्रेन के अंदर, इसके अंदर हमारे जो सामने वाले एटम, मतलब कि समझना, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास दूसरा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, जो मैंने अभी एक्लिप्स बताया था। अगर बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से बनता है मैम, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स इसके और ये रहे इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो होता क्या है कि अगर ये बॉन्ड रोटेट करता है, तो जब रोटेशन करता है, जब ये रोटेट करेगा, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये आमने सामने हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल आमने सामने, ऐसे एक्लिप्स में बिल्कुल आमने सामने। उस टाइम पे क्या होता है, ये आपस में रोटेट करते हैं और ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, यानी कि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स से क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। यानी कि बॉन्ड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन करते हैं। चमका। तो यानी कि यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी बैरियर आता है ना, उस टाइम पे कुछ रिपल्शन की वजह से स्ट्रेन आता है, उसी को बोलते हैं टॉरिजनल स्ट्रेन। टॉरिजनल स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पर रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है उसको बोलते हैं टॉरिजनल स्ट्रेन, उसको बोलते हैं बच्चे टॉरिजनल स्ट्रेन। अगर बात करें दूसरा स्ट्रेन की, तो एक स्टीरिक स्ट्रेन हो जाता है। स्टीरिक स्ट्रेन क्या होता है, स्टीरिक स्ट्रेन में हमारा एक एटम के जो, मतलब ये एटम है ना, एटम क्या करेगा, क्लाउडीनेस लेके आएगा। एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिपेल करेंगे दूसरे को, क्योंकि वहां पर क्या है, भीड़ भड़ाके वाली बात हो गई ना। तो इसी वजह से स्टीरिक स्ट्रेन क्या होता है, क्राउडिंग की वजह से, क्राउडिंग ड्यू टू एटम, एक एटम जो है वो दूसरे एटम को क्या करेगा, क्राउडीनेस की वजह से रिपेल करेगा। तो क्राउडिंग की वजह से जो इंटरैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चे स्टीरिक स्ट्रेन बोलेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये था कुछ कन्फर्मेशंस के बारे में, अभी हम मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, अब लाइन को समझेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया। डायरेक्ट डेफिनेशन बताऊंगी कोई फायदा नहीं होगा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अब डेफिनेशन आप लोगों के लिए इजी होगी। तो हुआ क्या, जब कार्बन के सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हुई, अब रोटेशन देखो कितनी हो सकती है मैम, इनफाइनाइट रोटेशन हो सकती है। मानते हो या नहीं हो, मैथ्स के बच्चे हो सारे के सारे, कितनी इनफाइनाइट रोटेट कर सकते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है सिर्फ एक्लिप्स और स्टैगर्ड दो ही फॉर्म है, नहीं, इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स होते हैं। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जब कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स मिलती है, तो ये क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स होते हैं। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in a space which can be obtained
ड्यू टू रोटेशन, किस वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से, अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जब रोटेशन होती है इसको बोलते हैं कन्फर्मेशंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्फर्मेशंस बोलते हैं। उसके बाद में कितने कन्फर्मेशंस पॉसिबल्स होते हैं, तो यहाँ पे नोट पॉइंट बना के लिख देना, कल को गलत करके मत आ जाना कि मैम हमने तो 2 ही पढ़े थे, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। आप कहोगे इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं बच्चे, ये चीज हमेशा याद रखना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, न्यूमन में एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म। अगर बात करें स्टेबल कौन है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन स्टीरिकली भी रिपेल कर रहे हैं और टॉर्जनल स्ट्रेन भी आ रहा है, क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको हम बोलते हैं टॉरिजिनल स्ट्रेन, मतलब टॉरिजिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे एक्लिप्स और स्टैगर्ड में कौन स्टेबल होती है, स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा 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 याद रखना, स्टैगर्ड फॉर्म किससे, एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन से रिपल्शन हो रहे हैं, टॉरिजिनल स्ट्रेन पड़ रहा है और स्टीरिक स्ट्रेन पड़ रहा है, बट यहाँ पे नो रिपल्शन, नो रिपल्शन। आप कहोगे मैम इथेन में मॉलिक्यूल क्या बिल्कुल फ्री रोटेट करेगा, कोई बैरियर नहीं आएगा एनर्जी का, आएगा, फ्री रोटेशन नहीं होता, वेरी लिटिल एनर्जी बैरियर होता है, वेरी लिटिल, बहुत कम एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी बैरियर मतलब कि एनर्जी बैरियर बहुत कम होगा, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, इजीली रोटेट करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब कि घूमता रहेगा। रूम टेम्परेचर काफी है इसको वो बैरियर को ओवरकम करने के लिए और आसानी से घूम जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी बैरियर होता है, बिल्कुल फ्री रोटेशन नहीं होती है, एनर्जी बैरियर होता है, बट बहुत थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत जब रोटेट करता है हल्की फुल्की एनर्जी चेंजेस आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। दूसरी बात करेंगे बच्चे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। ये डायग्राम कैसे बनाना है, आपको सिंपल सी बात यही ध्यान रखनी है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मुझे पता है काफी बच्चे नहीं जानते। आपको ये ग्राफ बनाना है एक ऐसे, जैसे मैम बना रहे हैं वैसे आप लोगों को एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको दिखाना है ऐसे, क्या है ये, यहाँ पर अपनी एनर्जी है और ये रोटेशंस की तरफ है, एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, रोटेशंस मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल कौन सा आ गया मैम, अब एंगल कौन सा आ गया, तो ये एंगल बता देते हैं आपको बच्चे। जब हमारे पास में एक एक्लिप्स फॉर्म बनाई थी, याद है हमने बनाई थी एक एक्लिप्स फॉर्म ऐसे, है ना, और एक मैंने बनाई थी स्टैगर्ड फॉर्म ऐसे, ये बनाई थी। तो अब ध्यान से सुनना, सामने वाले कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का सामने वाला बॉन्ड है, और पीछे वाला कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है कि नहीं, सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन और पीछे वाला मतलब ऐसे, देखो इस तरीके से थे, उनको मैंने ऐसे दिखाया, आपको दिख रहा है आप लोगों को कैसे किया मैंने, ये सामने वाले का कार्बन हाइड्रोजन ये रहा, पीछे वाले का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, मान लो ये बॉन्ड है, ये मेरे दोनों हाथ क्या है, बॉन्ड है, ये दोनों हाथ क्या है, ये दोनों हाथ क्या है, बॉन्ड है। इसको आपने ऐसे देख रहे हो ना, न्यूमन में आप ऐसे देखते हो, सामने से देखते हो, एक तरफ से देखते हो, तो अगर इनके बीच का जो एंगल है, चमक रहे, इनके बीच का एंगल, सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला जो एंगल बना रहे हैं इनके बीच में, मतलब एक्चुअली बॉन्ड एंगल नहीं है, ये गलत मत कर देना इसको, बॉन्ड एंगल नहीं है। बॉन्ड एंगल तो इस कार्बन मतलब बॉन्ड एंगल किसकी बात करते हैं, बॉन्ड एंगल तो हम इसकी बात करते हैं ना कि एक इस तरीके से बॉन्ड एंगल आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। यहाँ पे मैं सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला जो एंगल दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, असली में वो कोई एंगल नहीं है बट आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से प्रॉपर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चे, कवर कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम डाईहेड्रल एंगल कहेंगे 0। और यहाँ पर कितना होता है, ये हम मान के चलते हैं कि ये एक 60 डिग्री वाली अरेंजमेंट होती है, ये 60 डिग्री वाली अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे ये क्या 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम जैसे बात करते हैं ना, ट्राइगन बनाएंगे यहाँ पर, तो ये 120 पे एक दूसरे से अरेंज होते हैं, ठीक है। 120 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, मैथ्स के बच्चों सब जानते हो 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये डाईहेड्रल एंगल जब कितना था, 0 डिग्री था, ठीक है, ये 0 डिग्री पे था। उसके बाद हमने क्या लेके चले गए, 60 डिग्री पे, फिर वापस थोड़ा सा घुमा दो, वापस थोड़ा सा घुमाने पे वापस इधर ही आ जाएगा, 60 पे घुमाने पे कितना हो जाएगा, 120 पे, वही बात आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब 0 था, आपको 60 डिग्री इसको पीछे वाले को घुमाया, ऐसा आ गया, स्टैगर्ड आ गया, है ना। ये एक्लिप्स था, ये एक्लिप्स था बच्चे, और ये क्या था, ये एक्लिप्स था और ये क्या था, स्टैगर्ड था,
है ना, थोड़ा सा 60 और रोटेट करोगे वापस वही आ जाएगा, घूम फिर के वही चलता रहेगा। मतलब 60 पे रोटेट करके 60 डिग्री रोटेट करोगे ये मिलेगा, 60 डिग्री पे रोटेट इसको करोगे ये मिलेगा आपको, चमका। अच्छा, तो एक्लिप्स क्या होता है, हाईली, मतलब ये यहाँ पे 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, 0 डिग्री कब होएगा, यहाँ पे हमारे पास में जब हमारे पास डायहेड्रल एंगल 0 होगा। तो ये वाला एक बार रुको, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, आप ये समझ के चलना, रोटेशन जैसे भी कर रहे हैं, हाई एनर्जी जिसकी रहेगी वो कौन होगी, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी जिसकी ज्यादा एनर्जी है, कौन है हाई एनर्जी वाला, अनस्टेबल फॉर्म। बच्चों एक्लिप्स जो होता है इसमें रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम, क्योंकि आप लोगों को पता है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो जिसकी एनर्जी बच्चे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या कम हो जाएगी। तो यहां पर अपने पास में एक्लिप्स की एनर्जी क्या रहती है, एक्लिप्स की एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा। और ये क्या है बच्चे हमारे पास में, ये हमारे पास क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो मतलब ये स्टैगर्ड वाले आ गए, एक सीधा वाई एक उल्टा वाई, एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई, जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, स्टैगर्ड फॉर्म। इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होता है, वो काफी है, सफिशिएंट इनफ है रूम टेम्परेचर पे ओवरकम करने के लिए। अब तो बच्चों अनअकैडमी का उत्सव आ रहा है, मतलब इस दिवाली सीजन अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग से गिफ्ट्स लेके आने वाला है। तो ये मेगा दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर, रैंकर्स और क्रिएटर्स आने वाले हैं, एक्साइटिंग रिवील्स करेंगे और साथ ही में अवार्ड, साथ में एंडलेस फन तो होने ही वाला है, ठीक है। तो अक्टूबर 24 को यही आने वाला है, 6 PM लाइव होगा आपके ये वाले चैनल से ऊपर, जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी, अनअकैडमी नीट और 10th टाइटंस। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाओ, चैनल के ऊपर विजिट करो और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लो, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो सके। फिर उसके बाद बच्चों अगर आप जेईई 2025 का टारगेट रख रहे हो तो रफ्तार क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए है, जस्ट 2999 में है और आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप यूज करोगे कोड GG07। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ। तो आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप इस कोड को यूज करोगे। ओके, मूविंग ऑन टू बच्चों, ज्वाइन चैम्प्स बैच फॉर जेईई मेन 2025, 2999 में है ये बैच, नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से यार अपने आप का ना कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, फटाफट से ये क्रैश कोर्स बैच जो है वो ज्वाइन कर लो। नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, कोड यूज करना है आपको GG07। उसके बाद आगाज जो बैच है 3.0 बैच फॉर IIT जेईई 2026 को जो टारगेट कर रहा है उनके लिए है, 3499 का ये कोर्स है, ये भी लाइव हो चुका है। फटाफट से एनरोल करो, यूज करो कोड GG07। उसके बाद लक्ष्य 2.0 बैच ये 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है, यहाँ पर 3499 में ये वाला कोर्स आपके लिए है। टॉप एजुकेटर्स आपको, आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। बच्चों भूलना नहीं है कोड GG07, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ आपको, इस कोड पे आपको डिस्काउंट मिलता है, ऐप पे जाओगे आपको डिस्काउंट दिख जाएगा तभी जब ये कोड यूज करोगे आप। तो आई होप यहां पर तक आप लोगों को अपना डिजायरेबल कोर्स जो है वो पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लेना है, और फटाफट उसमें एनरोल करो, यूज कर लो कोड GG07। तो बच्चों बात हम करेंगे ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स की। ब्यूटेन को किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3 CH3, है ना, ऐसा होता है। हमने कोई 2 कार्बन पकड़ लिए, कौन से, ये देखो हमने कोई 2 कार्बन को सिलेक्ट कर लिया, एक ये वाला कार्बन ले लिया, एक ये वाला कार्बन ले लिया और एक ले लिया हमने ये वाला कार्बन, है ना। ये 2 कार्बन हमने सिलेक्ट कर लिए। ये वाला कार्बन जो है ये बना दिया हमने इस डॉट से, ये डॉट से बनाया। इसके ऊपर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ H लगा है, एक तरफ H लगा है और एक तरफ CH3 ग्रुप लगा है ना, एक तरफ H और ये CH3 ग्रुप। इसी तरीके से ये पीछे वाला कार्बन हो गया, बड़े वाला रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इस पे कौन कौन से ग्रुप, H और ये CH3 ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, H और CH3, इस तरीके से H और CH3। तो बच्चों अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें, आगे वाले CH3 ने पीछे वाले CH3 को पूरा कवर कर रखा है। कहने को ये एक्लिप्स्ड है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है, इसको हम बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या कहेंगे, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे, पूरा कवर कर चुका है, फुल्ली एक्लिप्स्ड हो चुका है ये, ठीक है। अगर मैंने इसको किस पे घुमाया, 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करा, यानी कि 60 डिग्री पे क्या होगा, पीछे वाले एटम को रोटेट कर रही हूँ, आगे वाले पे कोई चेंज नहीं होगा। ये H इधर आ जाएगा, ये CH3 इधर पहुंच जाएगा और ये पीछे वाला H इधर आ जाएगा,
है ना, पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं, मतलब आगे वाले पे कोई चेंज नहीं है, वो जैसा था वो वैसा ही है। आगे वाले पे नीचे CH3, मतलब यहाँ पे आगे वाला ऐसा ही था, है ना, आगे वाला हमेशा क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। एक काम करती हूँ, मैं आगे वाले को वैसे बना देती हूँ जैसा था, पीछे वाले को हम चेंज कर रहे हैं, है ना, पीछे वाले को बच्चे हम चेंज कर रहे हैं। अभी आपको सारी स्ट्रक्चर्स क्लियर होगी, मेरे साथ साथ समझते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे PYQs में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था ऐसे, आगे वाला मैंने कोई चेंज नहीं किया, पीछे वाले को मैंने क्या कर दिया, H को इधर लेके आ जाओ, ऐसे आ गया H, ठीक है, ये H इधर आ गया ऐसे, और यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। समझ आया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये क्या आ गया CH3। अब इस फॉर्म को हम नाम देंगे गॉश फॉर्म। क्या कहेंगे, गॉश फॉर्म। गॉश फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 और CH3 के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री एंगल हमारे पास रहता है, डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं गॉश फॉर्म। फिर से हमने रोटेट किया, फिर से हमने कितना रोटेट किया, 60 डिग्री फिर से रोटेट किया। जब 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे, ये CH3 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये H यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये वाला H इधर पहुंच जाएगा। समझ आया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, H इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा, ये CH3 बच्चे इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, आई गेस यहाँ तक ओके होगा। ये मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगी। फिर से मैंने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया। अच्छा, इस फॉर्म को बोलेंगे क्या, देखो ये हमारे पास सीधा वाई और सीधा वाई वाला बन रहा है, ये भी सीधा वाई है और ये भी सीधा वाई है, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स। लेकिन क्योंकि पूरा कवर नहीं किया, इसको बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्लिप्स्ड। पूरा कवर नहीं हुआ ना, ये आगे वाले से पीछे वाला पूरा कवर नहीं हुआ, आधा कवर हुआ, इसको बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स्ड। उसके बाद 60 डिग्री फिर से कवर करेंगे इसको, 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे। 60 डिग्री में ये H इधर, ये CH3 इधर, ये H देखो 60 डिग्री घुमा रहे हैं, ये H इधर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ये CH3 इसमें आ जाएगा यहाँ पे, और ये H आ जाएगा इधर। 60 डिग्री आप सभी मैथ्स के बच्चों बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक ओके, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। इसको क्या बोलेंगे, ये CH3 और CH3 एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, एंटी है, तो इसको बोलेंगे एंटी। ये है तो स्टैगर्ड ही, ये है तो स्टैगर्ड ही, ठीक है। तो स्टैगर्ड का एक नाम हो गया एंटी, जब ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे। गॉश भी स्टैगर्ड है, एंटी भी स्टैगर्ड है, लेकिन यहाँ पर एंटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो गए, 180 डिग्री पे पहुंच गए हैं, मैक्सिमम दूरी पे पहुंच चुके हैं। फिर से हम घुमाएंगे इसको 60 डिग्री, दोबारा से वही काम करेंगे, दोबारा से हम वही काम करेंगे। जो पहले वाला था उसको वैसे ही रखना है, CH3 यहाँ पे था, H यहाँ पे था, H यहाँ पे था। फिर से क्या करेंगे बच्चे, हम इसको 60 डिग्री पे घुमा देंगे, फिर से हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। जैसे ही इसको फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ये CH3 इधर आ जाएगा, है ना, ये CH3 इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और ये H इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे H लिखा और यहाँ पे H। तो यानी कि आगे वाले को पीछे वाला पूरा कवर कर रहा है। इसको बोलेंगे कौन सी फॉर्म, हम इसको बोलेंगे एक्लिप्स। लेकिन पूरा का पूरा नहीं हो रहा है, आगे वाला पीछे को कवर कर रहा है, लेकिन ये CH3 यहाँ पे और ये CH3 यहाँ पे, CH3 बड़ा साइज का होगा, इसको बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड। फिर से क्या करेंगे, वापस से वही काम करना है मैम, 60 डिग्री पे घुमाना है। जैसे ही 60 पे घुमाएंगे होगा क्या, ये CH3 इधर, H इधर, ये H इधर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा मेरे पास ऐसे, ये H CH3 जो जैसे था पिंक वाला, तो वैसा का वैसा रखना है। H को घुमा के इधर लेके आ गए ऐसे, CH3 को घुमा के यहाँ पे लेके आ गए और ये H आ गया यहाँ पे। बच्चे क्या ये फॉर्म आप लोगों को स्टैगर्ड वाली लिख रही है, एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई, स्टैगर्ड है, लेकिन इसमें एंगल कितना है बच्चे, 60 डिग्री का एंगल है। वो वाला था ना डाइहाइड्रल एंगल, तो ये कौन सी वाली फॉर्म आ गई, ये गॉश फॉर्म जो हमने पहले पढ़ी थी, ये वही है, ये गॉश फॉर्म है। कौन सी फॉर्म हो गई है, गॉश फॉर्म हो गई है, जैसे हमने पहले करी थी। फिर से वापस में हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री पे घुमा देते हैं, दोबारा से 60 डिग्री पे घुमा देंगे। जैसे ही 60 पे घुमाएंगे, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, CH3 के पास, H के पास और ये H इसके पास। क्या मेरे को वापस वही स्ट्रक्चर नहीं मिल जाएगी जो पहले थी? क्या मुझे घुमा के पूरा का पूरा ये 360 हो गया एक तरीके से डायरेक्ट, है ना। तो यहां से यहां पर जाने के लिए, मतलब मैं अगर इसको बनाऊं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, यहां पे मेरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, H CH3 और वापस क्या हो जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा CH3। यानी कि ये सेम ही तो स्ट्रक्चर बन गई है।
मतलब अगर इसको इससे देखा जाए कन्वर्ट करने में, तो ये 360 एंगल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी कि 360 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, ये 360 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहां से मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, ये मेरे पास आ गई है फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर 360 एंगल पे फुल्ली एक्लिप्स वापस से रिटेन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, 360 पे कोई चीज को घुमाओगे तो वो वापस अपनी जगह पे तो आएगी, है ना। मैं 360 पे घूम के वापस अपनी जगह पे तो आऊंगी, समझे। तो ये क्या बन गई है, हमारे पास ब्यूटेन की सारे के सारे कन्फॉर्मर्स बन गए हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, और मेरे साथ साथ बना के इसको ड्रॉ करना है, तभी ये क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये हमने कौन कौन सी फुल्ली एक्लिप्स्ड, गॉश फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स्ड, एंटी फॉर्म यानी स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स फिर पड़ी, फिर गॉश फॉर्म थी हमारे पास, और फाइनली फुल्ली एक्लिप्स हमें वापस से मिल गई, है ना। बच्चों यहाँ तक आए गए, सभी को क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने बनाया था। अब आ जाते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें ये बताता है कि कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल। तो हमने सबसे पहले बात करी एंटी फॉर्म जो थी, जिसमें क्या था, बिल्कुल एक्सट्रीम केस, यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, जिसमें CH3 CH3 एक दूसरे से क्या है, CH3 CH3 एक दूसरे से बच्चे क्या है, पूरा 180 पे एंगल पे है, तो ये एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड की ही भाई था, जो गॉश फॉर्म था, जिसमें 60 डिग्री एंगल था, स्टैगर्ड का फॉर्म जिसमें 60 डिग्री एंगल था, है ना। तो ये स्टैगर्ड वाली फॉर्म जो गॉश फॉर्म होती, ये वो है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं मार्किंग करूँ, इसको एनोटेट करूँ, तो ये वाली फॉर्म कौन सी थी, ये एंटी फॉर्म थी। ठीक है, ये वाली फॉर्म कौन सी थी, ये हमारे पास गॉश फॉर्म थी, ये गॉश फॉर्म, और ये वाली फॉर्म भी कौन थी, गॉश फॉर्म था। ठीक है, ये गॉश फॉर्म था। उसके बाद ये वाली कौन सी फॉर्म आ गई बच्चे, एक्लिप्स्ड में थी, थोड़ी हाई एनर्जी वाले एक्लिप्स्ड होते हैं, पार्शियल एक्लिप्स पूरा कवर नहीं किया है, तो ये पार्शियली एक्लिप्स कहा गया, पार्शियल एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये वाली भी, और ये भी पार्शियल एक्लिप्स्ड है। और जो ऊपर सबसे हाई एनर्जी की दिख रही है, वो फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, पूरी एक्लिप्स हो चुकी है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, ऑर्डर ही पूछा जाता है कि आप ऑर्डर बता दो। तो आप सबसे पहले कहोगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, मैम एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर उसके बाद गॉश फॉर्म होती है ना। उसके बाद आती है कौन सी फॉर्म, गॉश के बाद मैम कौन सी बताई थी आपने, याद नहीं आ रहा, गॉश के बाद बताई थी आप लोगों को मैंने, भूल गए क्या, भूल गए। देखो हमने बात करी थी सबसे पहले स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, है ना, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये ज्यादा स्टेबल होगी। फिर एक्लिप्स आएगी, एक्लिप्स में कौन सी बताई थी, पार्शियल और फुल्ली, तो पार्शियल एक्लिप्स फुल्ली से ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि पूरा नहीं किया कवर, है ना। फिर उसके बाद में पार्शियल एक्लिप्स के बाद कौन सी हो जाएगी, फुल्ली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स हो जाएगी, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगी। ये दोनों कौन सी होगी, हमारी एक्लिप्स फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म के अंदर आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का है। एनर्जी का बताना हो, एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी हम जानते हैं मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, एनर्जी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं बच्चों, गॉश इफेक्ट, एक इफेक्ट जिसमें हम कहते हैं ना गॉश फॉर्म लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एंटी। ये देखो एंटी को ज्यादा कहा था, फिर गॉश को कहा था, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कि इथेन 1,2 डायोल। क्या होता है इथेन 1,2 डायोल, इथेन ये रहा 1 पे और 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 ओल लगा हुआ है, 1 पे और 2 पे क्या लगा है बच्चे, 2 ओल लगे हैं, मतलब OH ग्रुप लगे हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, इथेन 1,2 डायोल में हमारे पास में जो एंटी फॉर्म का और गॉश का कंपैरिजन होगा, तो गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। गॉश फॉर्म में क्या था, जब ये डिफरेंट वाले ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री पे हो, यानी कि OH OH, बाकी HH HH, यहाँ पर ये बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है मैम, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर क्या बन गई है, ज्यादा स्टेबल बन गई है। इसलिए कहेंगे इस केस में गॉश इफेक्ट में क्या होता है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एंटी के साथ में, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ में बच्चे, एंटी के साथ में कंपेयर करूं, तो एंटी बना देते, एंटी कैसे बनेगा, ऐसे और ये ऐसे, है ना। तो एंटी में क्या होता है, OH और OH एक दूसरे से क्या होंगे बच्चे, OH और OH एक दूसरे से क्या होंगे 180 पे, तो ये एंटी फॉर्म होती है ना। ये कौन सी फॉर्म होती है, एंटी फॉर्म होती है। तो इस केस में गॉश और एंटी में, ये गॉश है, वैसे तो स्टेबल कौन होती है, एंटी फॉर्म स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पर एंटी फॉर्म लेस स्टेबल होती है गॉश से। ज्यादा स्टेबल कौन होगी, ज्यादा स्टेबल कौन होगी, ज्यादा स्टेबल ये वाली फॉर्म होगी। ये स्टेबिलिटी बताई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उसको स्टेबिलिटी दे रही है। ऐसा ही सेम चीज 2 फ्लोरो इथेनॉल में करेंगे।
2 फ्लोरोइथेनॉल में भी सेम चीज आएगी। 2 फ्लोरोइथेनॉल में क्या होगा, सेम चीज आएगी 2 फ्लोरोइथेनॉल। यहां पर भी सेम चीज होगी। कैसे, देखो यहां पर मेरे पास OH H H और यहाँ पे क्या है FHH, 2 फ्लोरोइथेनॉल, 2 पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक दूसरे के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फ्लोरीन और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बन गई है हमारी गॉश फॉर्म। और गॉश क्या होती है, हमारी एंटी से स्टेबल होती है। ठीक है, गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी किससे, एंटी से। किसे, एंटी से। बच्चों क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके की प्रोजेक्शन थी। अब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स का। अभी ये चीज समझ नहीं आ रही है ना, लेकिन जब आप प्रॉपर ऑर्गेनिक को पढ़ लोगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। क्या चीज है, चलो देखते हैं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बच्चों साइक्लोहेक्सेन जो है ना, यानी आप कहते हैं साइक्लोहेक्सेन तो ऐसा होता है, ये रहा साइक्लोहेक्सेन ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन इसलिए होते हैं कि यानी कि देखो 6 कार्बन है, तो वो क्या करता रहता है, घूमता फिरता रहता है। ऐसा 6 कार्बन वैसे रिंग के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कार्बन ज्यादा होने की वजह से रिंग क्या कर सकती है, रोटेशन कर सकती है। इस वजह से इस रिंग को कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है। कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, सबसे पहला हम बात करेंगे, कौन सी फॉर्म बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे चेयर फॉर्म की, जो मेन वेल नोन फॉर्म होती है चेयर फॉर्म। ऐसे एक सीधा वाई बनाया करो, ऐसे ये सीधा वाई बन गया, और ये उल्टा वाई बनाया करो, ऐसे एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई। इसको यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, ये क्या बन गई मेरे पास में, चेयर फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, चेयर फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, चेयर फॉर्म। एक सीधा वाई बनाओ, एक सीधा वी बनाओ, एक उल्टा वी बनाओ, और दोनों को ऐसे जोड़ दो, ये चेयर फॉर्म है। लगती है ना चेयर, देखो कैसे ये चेयर जैसी लग रही है ना, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। अगर इसके बॉन्ड दिखाने हैं तो यहाँ पे बच्चों चेयर फॉर्म के अंदर 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं एक्सियल बॉन्ड और एक होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो इनको कैसे देखना है, ये देखो एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, जो ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के ऊपर होंगे। ठीक है, एक्सिस के ऊपर होंगे। और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द एक्सिस, अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से दूर जा रहे हैं। समझेंगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से, मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है, तभी आपको क्लियर होगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो आप बनाओ, एक तो सीधा वी बनाओगे और एक उल्टा भी बनाओगे, इस तरीके से साइड में। ठीक है, एक सीधा भी और एक उल्टा भी। इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ दो, ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनी। अब आपको पता है क्या करना है, ये ऊपर वाला कार्बन है, मतलब जब अगर अपना ऐसा ऊपर मिल रहा है पॉइंट्स, तो ये ऊपर वाला कार्बन है, इस पे सीधा बॉन्ड बनाओ ऐसे। ये नीचे है तो नीचे बनाओ, ऊपर है ऊपर बनाओ, नीचे है नीचे बनाओ, ऊपर है ऊपर बनाओ, नीचे है नीचे बनाओ। ये क्या बनाया है मैंने, मतलब ये वाला जो है बॉन्ड, ये किसको बता रहा है, एक्सियल को बता रहा है, क्योंकि ये एक्सिस पे आ रहा है ना। एक्सिस पता है क्या है, जिसको नहीं पता एक्सिस मैम क्या है यहाँ पे, तो ये देखो ये रही हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसे। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है। चमका क्लियर है? अच्छा, अब इसके मैंने इक्विटोरियल बनाने हैं, तो इक्विटोरियल कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना। एक्सिस से दूर फेंकना है आपको। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे बनेगा ऐसे, अगर ये नीचे है तो ये ऊपर बनेगा ऐसे। समझ आ रहा है? नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। ये नीचे है तो ऊपर, ये कहां पे है, ये ऊपर है तो नीचे। अब एक्सिस से दूर फेंकना ना, मतलब ऐसे। समझ आया? अच्छा, ये ऊपर है तो नीचे, ऐसे एक्सिस से दूर जाना है। ये नीचे है तो ऊपर, मतलब ऐसे। समझ आया कैसे किया? ये हमारे पास कौन से बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड हमारे हो गए इक्वेटोरियल पे। कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल पे बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड हो गए, इक्वेटोरियल पे। तो इस तरीके से एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। इससे आप लोगों को, अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊं यहाँ पे इंटरेस्टिंग मजे वाली चीज, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये स्टैगर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये उल्टा वाई हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास, सीधा वाई हो गया। ये देखो, ये स्टैगर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही, ऐसे पड़ा था ना, उल्टा वाई और ये क्या था, सीधा वाई। कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे चेयर फॉर्म जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि उसके अंदर स्टैगर्ड अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक टाइप लिखते हैं, टाइप ऑफ कन्फॉर्मर्स। टाइप ऑफ कन्फॉर्मर्स जो है किसके बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन के। साइक्लोहेक्सेन के बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान से सुनोगे तभी समझेंगे, ठीक है। अलग अलग कन्फॉर्मर्स पढ़ रहे हैं किसके, साइक्लोहेक्सेन के। बच्चे यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग टाइप के कन्फॉर्मर्स होते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे थे चेयर की, तो बात कर ही ली। चेयर होती है, बोट होती है, ठीक है, हाफ चेयर होती है, और अगली होती है ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। बच्चों चेयर हमने डिस्कस करी थी, चेयर कैसे बनाते हैं, एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई, इसको इससे जोड़ दिया, ये चेयर फॉर्म बन गई। बोट कैसे बनती है, बोट इस तरीके से बनती है, देखो ये बोट जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ये बोट बन रही है। हाफ चेयर कैसे बनती है, आधी चेयर ही है, मतलब ये जो चेयर बन रही थी उसको आधा कर दो, उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। और ट्विस्टेड बोट कैसी होती है, ट्विस्टेड बोट देखो जिस तरीके से बोट बन रही थी ना, ऐसे वाली थी ना बोट, तो इसको ट्विस्ट कर दिया। मतलब ट्विस्ट कैसे होता है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ये बन गई क्या, ये बन गई हमारे पास में ट्विस्टेड बोट बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई मेरे पास, ट्विस्टेड बोट बन गई, ऐसे ये बन गई मेरे पास ट्विस्टेड बोट। तो ये तरीके की 4 तरह की कन्फॉर्मर्स है। क्वेश्चन कहां पे आ जाता है, इनके ऑर्डर पे, रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है। समझेंगे कैसे बच्चों, यहां पर हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा याद रखना कि चेयर फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, चेयर फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। बोट फॉर्म, और अगर हम बात करें बाकी फॉर्म्स में, तो ट्विस्टेड बोट जो है उसके बाद स्टेबिलिटी में आएगी ट्विस्टेड बोट। कौन सी बोट आएगी, ट्विस्टेड बोट आएगी, इसके बाद ट्विस्टेड बोट, ठीक है। यहां पर पता है क्या होता है, इसमें ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन का एक नाम होता है फ्लैगपोल रिपल्शन। क्या बोलते हैं, फ्लैगपोल, फ्लैगपोल इंटरैक्शन बोलेंगे, फ्लैगपोल इंटरैक्शन बोलेंगे। जब आपके हाइड्रोजन एक फ्लैग जैसे होता है ना, इस तरीके से झंडा होता है, उस तरीके से रिपेल करते हैं। फ्लैगपोल इंटरैक्शन की वजह से ये हमारी क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में भी फ्लैगपोल इंटरैक्शन होता है, बट यहाँ पर थोड़ा एक्लिप्सिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है, बॉन्ड की एक्लिप्सिंग नहीं होगी। तो अभी बता देते हैं कौन कौन से इंटरैक्शन है। हाफ चेयर में एंगल और टॉरिजनल स्ट्रेन पाया जाता है। टॉरिजनल स्ट्रेन याद आ गया कौन सा है, टॉरिजनल स्ट्रेन वो बॉन्ड वाला स्ट्रेन है ना, और एंगल वाला जो एंगल्स के बीच में आ रहा है। तो हाफ चेयर में एंगल और टॉरिजनल स्ट्रेन होता है। बोट फॉर्म में फ्लैगपोल इंटरैक्शन और टॉरिजनल स्ट्रेन होता है। ट्विस्टेड बोट में फ्लैगपोल इंटरैक्शन होता है। इस वजह से हमारी ट्विस्टेड बोट सिर्फ एक इंटरैक्शन की वजह से ज्यादा स्टेबल होती है। ट्विस्टेड बोट बच्चे क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। हाफ चेयर और बोट के अंदर बात करेंगे तो बोट फॉर्म में फ्लैगपोल इंटरैक्शन होता है और टॉरिजनल स्ट्रेन होता है ना, लेकिन यहाँ पर एंगल और टॉरिजनल स्ट्रेन जो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हाफ चेयर सबसे लीस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। ट्विस्टेड बोट के बाद कौन सी आएगी, ट्विस्टेड बोट के बाद बोट, और बोट के बाद कौन सी आ जाएगी, हाफ चेयर, हाफ चेयर फॉर्म आ जाएगी इसके बाद। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये इंटरैक्शंस है जो यहाँ पे हो रहे हैं। ये वाला ऑर्डर आप लोग इंपॉर्टेंटली याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बात करेंगे, ये आपका कुछ ऑर्डर दिखा दिया यहाँ पे एनर्जी का, वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ आपको वो ऑर्डर याद करना है कि चेयर फॉर्म जो है वो सबसे लो एनर्जी पे होती है, बीच में आती है हमारी ट्विस्टेड बोट, बोट जो है हाई एनर्जी की होती है, और हाफ चेयर सबसे मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की होती है, लीस्ट स्टेबल होती है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बताया। उसके बाद अब अगर हमारे ग्रुप आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं। अब एक सब्स्टिट्यूएंट को आपको मैंने चेयर फॉर्म बनाई थी, मैंने आपके सामने चेयर फॉर्म बनाई थी इस तरीके से, ये बना दो आप लोग V है ना, ये बना दो आप उल्टा V, इसको इससे और इसको इससे जोड़ दो, ऐसे करके बनाओगे बहुत सही बनेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ग्रुप लगाया, तो बच्चों आप लोगों को याद है मैंने बॉन्ड्स बनाए थे, याद है ना बॉन्ड्स बनाए थे, मैं बॉन्ड बना देती हूँ, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, बाकी सबको, ये ऊपर है तो ये नीचे है तो ये ऊपर, ये ऊपर है तो ये नीचे, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, ऐसे बनाया था ये स्ट्रक्चर। अगर मैंने मान लो क्या किया, अगर मैंने मान लो इसके ऊपर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया G, बच्चों होता पता है क्या है, ये जो हमारे पास एटम है यहाँ पर, अगर आपने एक्सियल पे ग्रुप लगाया कोई G नाम का, तो यहाँ पे एक्सियल वाला अपने ऑल्टरनेट हाइड्रोजन से बहुत पास होता है, ऑल्टरनेट बॉन्ड से बहुत पास होता है एक्सियल वाले, यानी एक छोड़ के एक ये वाला, और एक छोड़कर एक यानी कि ये वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन पाए जाते हैं, एक छोड़कर मतलब जो ग्रुप लगा है जिस कार्बन पे उसका कौन सा ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के दूसरा, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन और ग्रुप क्या करेंगे आपस में, जैसे ही आप एक्सियल पे कोई ग्रुप लगाते हो रिपल्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर हिंडर हो गया,
यहाँ पे क्या हो गया, हिंडर्ड हो गया, इसी वजह से ग्रुप यहाँ पे नहीं लगना चाहता है। समझ गए? अगर मान लो मैंने इक्वेटोरियल केस में किया ये कि मैम इक्वेटोरियल में भी करके दिखाओ ये चीज आप इक्वेटोरियल में करके दिखाओ। इक्वेटोरियल में अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप लगाया G, तो यहाँ पे ये ग्रुप किसी हाइड्रोजन से रिपल्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है उसको कहाँ लगाया करो, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे हमेशा स्टेबल होता है और यहाँ पे एक्सियल पे क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इक्वेटोरियल पे हमेशा क्या करना है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको उसको इक्वेटोरियल पे लगाना है। बात समझ आई? उसको इक्वेटोरियल पे लगाना है। डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस में हम क्या करें, डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर हमारे पास क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो ग्रुप्स हो गए, दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, है ना। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर देखो, इधर आ जाओ, दो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, OH और OH। मान लो मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देती हूँ, बल के ग्रुप लगा देती हूँ, जैसे CH3 लगा दिया और दूसरा भी CH3 लगा दिया। एक बार इसको सिस पे कर दिया, ये सिस है, सिस मतलब सेम प्लेन हो गया ना बच्चों, सिस हो गया, ये सिस फॉर्म में हो गया। अब होता पता है क्या है, जैसे ही ये सिस फॉर्म में है, जैसे ही ये सिस फॉर्म के अंदर है, होगा पता है क्या, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म के अंदर है। सिस फॉर्म मतलब CH3 को सेम प्लेन रखना है। अगर मान लो ये अप है तो इसको भी अप में ही रखना है। अप मतलब ऊपर, ऊपर वाली साइड रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर वाला बॉन्ड, नीचे वाला बॉन्ड, नीचे वाला बॉन्ड, ऊपर वाला बॉन्ड, ऊपर वाला बॉन्ड, नीचे वाला बॉन्ड, ऐसे ही होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने कहा इसके ऑपोजिट, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, एक बार बना लिया करो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, सारे को बाहर निकालना है ना। अच्छा, अगर मैंने कोई दो पकड़ लिए, मेरे को क्या करना है, अप में रखना है। मतलब मान लो इसको मैंने अप लिया तो यहाँ पे लगा दो CH3, तो उसके जस्ट साथ वाला कार्बन अप वाला, मतलब यहाँ पे लगा दो CH3, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे पास में, ये अप अप वाले बॉन्ड हो गए। समझ आया, ये अप अप वाले बॉन्ड हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ऐसे दिखा सकते हो। एक एक्सियल पे हो गया और एक किस पे हो गया, इक्वेटोरियल पे हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1-2 पे होगा, 1-2 पे होगा तो एक एक्सियल पे होगा और एक इक्वेटोरियल पे होगा, क्योंकि अप दिखाना है। दोनों इकट्ठे अप नहीं हो सकते एक्सियल वाले, ठीक है। तो जब बिल्कुल साथ वाला जो ग्रुप है, अगर एक बॉन्ड एक्सियल है वो ऊपर होगा, तो दूसरा बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा वो ऊपर होगा। एक्सियल वाला ऊपर नहीं होगा, एक्सियल वाला तो नीचे चला जाएगा ना। इस तरीके से समझना है। मान लो अगर हमने इसको दोनों को डाउन डाउन दिखाना था, डाउन डाउन दिखाते, मतलब हमें दोनों को सेम साइड पे दिखाना है, तो हम इसको डाउन डाउन दिखा सकते थे। मान लो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने इसको डाउन डाउन पे दिखाना था, तो मैं डाउन डाउन दिखा सकती थी। कैसे, ये देखो, पहले तो एक्सियल बनाओ, उसके बाद इक्वेटोरियल बनाओ, ये रहा इक्वेटोरियल, ठीक है। तो मुझे डाउन डाउन दिखाना था। डाउन डाउन कैसे दिखाएंगे, ये रहा डाउन पे OH नीचे, ये रहा डाउन पे OH नीचे, OH नीचे नीचे, डाउन है ना ये देखो, ये डाउन है और ये डाउन है। तो अगर आपको उसको सेम साइड दिखाना है, सिस दिखाना है, तो या तो सेम साइड अप दिखा दो या डाउन दिखा दो। इस तरीके से आपने इसको सिस वाला स्ट्रक्चर बनाया। अगर आपको ट्रांस बनाना था तो क्या करोगे, ट्रांस बनाना था तो ट्रांस को कैसे बनाते हैं, ट्रांस को बच्चे कैसे बनाएंगे, ये रहा ट्रांस। कैसे बनाओगे ट्रांस, ट्रांस बनाने के लिए आप सबसे पहले तो वो बनाओ स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा ये स्ट्रक्चर बनाई। आपने एक को दिखाना है अप और एक को दिखाना है डाउन, है ना। एक को दिखाना है अप, एक को दिखाना है डाउन। पहले बॉन्ड्स बना लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये हमारे एक्सियल, ये हमारे क्या हो गए, इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए, सारे के सारे दूर तरफ जा रहे हैं, एक्सिस से दूर जा रहे हैं, इक्वेटोरियल हो गए। एक को अप दिखाना है, यानी कि मान लो CH3 को अप, और एक को डाउन दिखाना है, मतलब CH3 को डाउन। ऐसे डाउन आ गया और ये अप आ गया, ऊपर है ना, और ये डाउन आ गया। अच्छा, इसको मैम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। आप दूसरी तरफ से भी ले सकते हो इसको। कैसे, देखो, एक को डाउन और एक को अप कर दे मैम, बिल्कुल कर सकते हो। एक को डाउन और एक को अप कर दे, बिल्कुल कर सकते हो। एक को डाउन और एक को अप कैसे करोगे, देखो जरा। एक को डाउन यानी कि एक को डाउन, CH3 था ना, तो एक को डाउन कर दो, CH3 डाउन, और एक को अप यानी CH3 अप, ऐसे करके दिखा सकते हैं। अच्छा, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये एक्सियल और ये भी एक्सियल। मैम ने कहा था बल्कि ग्रुप एक्सियल पे ना रखो, इक्वेटोरियल पे रखो, और यहाँ पे इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। ज्यादा स्टेबल कौन, इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोर स्टेबल की तरफ कहेंगे। बच्चों ये मोर स्टेबल है, इसीलिए आप ये बनाना, ये मत बनाना, ठीक है। तो अगर 1-2 का केस ट्रांस का आए तो आपको याद रखना है, अगर एक हमारे पास में दोनों इस बार इक्वेटोरियल पे आएंगे और दोनों या फिर एक्सियल पे आएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑपोजिट रखना है ना। एक को अप और एक को डाउन, तो यहाँ पर दोनों एक्सियल पे हो सकते हैं या दोनों इक्वेटोरियल पे हो सकते हैं। लेकिन सिस के केस में
1-2 वाले केस में, 1-2 वाले केस में या तो एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल, एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। अगर 1-3 की बात करें तो मैम क्या करेंगे, मतलब ट्राई सब हमारे पास क्या 1-3 वाला केस ले लेते हैं, 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो 1-3 वाला केस ये रहा, एक 1 पे है CH3 और एक 3 पे है CH3। हम इसको सिस कर देते हैं, पहले क्या कर देते हैं सिस पे, मतलब ये भी वेज पे और ये भी वेज पे, तो ये हो गया सिस वाला टाइप। सिस वाले टाइप में कैसे बनाओगे इसको बच्चों, इधर देखो, सिस वाले में एक हमारे पास अप है और ये भी क्या है अप है, सेम प्लेन हो गया ना, अप अप। कैसे बनाओगे देखो जरा, अगर आप ऐसे ले रहे हो अप अप, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, है ना, ये मैंने एक्सियल बनाया। इक्वेटोरियल के लिए क्या करना है, मैम ने जैसे कहा था दूर भेजना है इसको, एक्सिस से दूर भेजना है, दूर भेज दिया, ठीक है। अब बताओ, आपको कहा कि एक 1 है और एक 3 है, मान लो ये 1 था और इसका 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3, अप और अप, बताओ सही है ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल, यहाँ पर तो रिपल्शन होगा, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप क्या करोगे, आप या तो एक काम कर सकते हो बच्चों, इसी को फ्लिप कर दो, क्या करना है फ्लिप कर दो। रिंग फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, फ्लिपिंग का मतलब समझाती हूँ आपको। ये रिंग अभी आपको ऐसे दिखाई दे रही है इस तरीके से, आप इसको फ्लिप कर दो, ऐसे बन जाएगी, समझ आया, यानी कि रिंग आपको दिखाई दे रही है, एक बार वी ऐसे बनाया था और उल्टा भी ऐसे बनाया था, अब वी यहाँ पर और उल्टा भी यहाँ से खींच लो, तो आपको ये चेयर कैसे दिखाई दे रही थी, पहले यहाँ पर बैठने वाली थी, अब ऐसे बैठने वाली दिख रही है ना। इंसान यहाँ पर बैठेगा इस तरीके से और यहाँ पे इंसान कैसे बैठेगा, इस तरीके से बैठेगा, तो फ्लिप हो गई ना रिंग, ठीक है, ये फ्लिप हो गई है रिंग। अब देखो फ्लिपिंग में क्या करते हैं, फ्लिपिंग में याद रखना एक एटम नेक्स्ट जाना, यानी कि ये यहाँ पर है तो ये कहाँ जाएगा, एक एटम नेक्स्ट यहाँ पे, ये ऊपर था CH3 एक्सियल पे, अब ये क्या हो जाएगा ऊपर ही रहेगा लेकिन इक्वेटोरियल, मतलब फ्लिपिंग में एक्सियल बॉन्ड बन जाता है इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बन जाता है एक्सियल, मतलब ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, इक्वेटोरियल के जगह CH3 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और बाकी सब कुछ ऐसे ही एक एटम आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखना एक्सियल इक्वेटोरियल में बन जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल में बन जाएगा जब फ्लिपिंग करवाते हैं, मतलब अगर ये CH3 यहाँ पे था तो ये नेक्स्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये क्या था, ये एक्सियल था ना, तो अब क्या करना है, इसको इक्वेटोरियल बनाना है, मतलब यहाँ पे CH3 पे, यहाँ पे इक्वेटोरियल इधर ही है ना, ऐसा ही होता है इक्वेटोरियल, एक्सियल तो सीधे सीधे स्ट्रेट होते हैं सारे के सर, ये इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, जब इक्वेटोरियल पे, तो ये बन जाएगा बच्चे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल बन जाएगा, मोर स्टेबल बन जाएगा इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन एक है जिसमें आपका एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और भी बहुत होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये वाला एक्सेप्शन है, जिसमें 1-3 वाला केस है, 1-3 डाई ओल लगा हुआ है, 2 ओल है, डाई ओल कैसे बनाना है देखो, डाई ओल कैसे बनाना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं OH लगे हुए हैं 2, अगर वो OH क्या है एंटी है, मतलब OH कहाँ पे है, इस तरीके से है OH, है ना, सेम साइड पे हो गया, मतलब सिस हो गया, तो इस टाइम पे एक्सिस पे, मतलब एक्सियल वाला जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, एक्सियल वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पे होंगे तब। मैम ऐसा क्यों कह दिया आपने, क्योंकि इस केस में ये OH और इसका H क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है वहां कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ आई हो किस तरीके से हमें इसको इंप्लीमेंट करना था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या ये कन्फर्मर्स का केस, कन्फर्मर्स का फंडा जो है वो समझ आया या नहीं। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब हर बार ऐसा नहीं है, इस केस में एक्सियल पे जब बॉन्ड होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। आई ट्रूली बिलीव कि सेशन आप लोगों को समझ आया हो। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द सेशन कंप्लीटली। डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या आपको कन्फर्मर्स का पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू ऑल देयर इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।